हम मेक इट सेफ बेसिकली वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूशल कॉन्वर्सेशन है। हम बेसिकली वो डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक कॉन्वर्सेशन को सेफ कैसे बनाना है। ठीक है, जब एक कॉन्वर्सेशन में साइलेंस या वायलेंस आ जाए किसी भी पार्टी की तरफ से, तो वो कॉन्वर्सेशन सेफ नहीं रहती, बहुत अनसेफ इन्वायरमेंट बन जाता है उस कॉन्वर्सेशन का। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, दोनों केसेस में ले लेना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है कि राइट सिचुएशन में हमने करना क्या है, राइट स्टेप क्या लेना है, अगर हमें नहीं पता और वो इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अनसेफ हो गया उस कॉन्वर्सेशन का, उस टाइम पे हम सेफ एग्जिट ले लेते हैं। जब तक आप सही से इनकाउंटर नहीं कर पा रहे होते हैं या जब तक आप सही से काम नहीं कर पा रहे होते हैं उसके ऊपर, तब तक आप बार बार आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट, सेफ एग्जिट ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जान छुड़ा ली है उस कॉन्वर्सेशन से। आप दोबारा री एंटर होते हैं उसमें, बट दिस टाइम आपके पास इनफ स्किल्स होते हैं, जिस तरीके से आपने बात करनी है, जिस तरीके से इंगेज करना है, उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करना है। सेफ्टी को मेक श्योर करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप म्यूचुअल पर्पस को ढूंढते हो। म्यूचुअल पर्पस क्या होता है? दोनों के मुफाद की चीज़, कॉमन पर्पस, सेम ग्राउंड हो, कोई एक चीज़ सेम हो। जैसे पेशेंट्स और फैमिलीज़ की ले लेते हैं, क्या होता है म्यूचुअल पर्पस? रिकवरी होती है, पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं ड्रग्स को छोड़ना चाह रहे होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल रिकवरी के ट्रैक पर रहना है, बिल्कुल पेशेंट्स भी यही चाह रहे होते हैं कि वो ड्रग्स छोड़ दें और एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये दोनों का एक म्यूचुअल पर्पस हो सकता है, बट स्टिल ये म्यूचुअल पर्पस होने के बावजूद मीटिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं जा रही होती हैं, कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो अच्छे एंड पे नहीं जा रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? 100 दिन तो मैंने गुजार लिए, अब आपने मेरी बातें माननी है, जो मर्जी मैं कहूँ, मतलब अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस आ जाता है, कह सकते हैं इसको कि कॉन्फ्लिक्ट से आ जाता है दोनों के पर्पस में, दोनों के पर्पस डिफरेंट हो जाते हैं। उस टाइम पर पर्पस ये हो रहा होता है पेशेंट्स का कि हमने ये कॉन्वर्सेशन इस टाइम पे जीतनी है या हमने अपना पॉइंट प्रूफ करके ही रहना है, और फैमिलीज़ का पर्पस वहीं पे होता है। जब पेशेंट्स इस मीटिंग में होते हैं तो पेशेंट्स का एकदम से शिफ्ट सारा चेंज हो जाता है और उन्हें लग रहा होता है कि अब हमने अपने आप को विक्टिमाइज प्रूफ करवाना ही करवाना है, चाहे जो मर्जी हो। ये चीज़ जब आ जाती है ना तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन ख़राब हो जाती है, वो कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाती है। ठीक है, तो म्यूचुअल पर्पस का होना किसी कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे एक म्यूचुअल पर्पस क्रिएट किया जा सकता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से पूछ के भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में जाके कर सकते हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, कैसे? इस टाइम पे फिर आप राइट टाइम तो कभी आएगा ही नहीं जब तक आप राइट टाइम बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, जब तक आप उनको एक डस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो राइट टाइम आएगा ही नहीं। तो दैट डजंट मीन कि हम राइट टाइम का वेट करेंगे तो ही हम एक म्यूचुअल पर्पस को ढूंढ सकते हैं। राइट टाइम हमने खुद बनाना होता है बेसिकली, और वो खुद हमने अगले की सेफ्टी को मेक श्योर करके बनाना होता है, जिसके लिए सबसे पहला ये होता है कि आप एक म्यूचुअल पर्पस बना लेते हैं कि हम दोनों बजाय किसी और चीज़ के ऊपर बातचीत करने के एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ये एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट टू मिसअंडरस्टैंडिंग। कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम बताते हैं अगले बंदे को कि मेरी इंटेंशंस ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूँ, बल्कि मेरी इंटेंशंस ये हैं कि हम एक अच्छी कन्वर्सेशन करें। मतलब दो चीज़ें आप बता रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि मैं क्या इंटेंट नहीं कर रहा, नहीं, आपने अपने मतलब की बात करनी होती है, आपने अपनी नीयत बतानी होती है बेसिकली कि मेरी नीयत ये नहीं है, मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको बुरा फील करवाऊँ, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं अपनी पॉइंट बता सकूँ आपको, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर सकूँ, या मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर सकूँ। ये दो चीज़ें जब हम करते हैं तो अगले बंदे को एक चीज़ क्लियर हो जाती है, उन्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि आपकी नीयत क्या है बेसिकली। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा? सेफ्टी मेक श्योर होगी ना, अगले बंदे को लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे पास सेफ इन्वायरमेंट है अपनी बातचीत करने के लिए। लव स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी बात डिस्कस कर सकेंगे ना कि मैं इंटेंट क्या कर रहा हूँ, मैं इंटेंट क्या नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो इंटेंशन है ना हमारे बेसिकली एक्शंस के थ्रू शो हो रही होती है। इवन तो अगर हम बता भी रहे हो ना किसी को कि मेरी इंटेंशंस क्या हैं और क्या नहीं है, अगर तो कोई बंदा फेक कर रहा है तो भी पता चल जाता है, अगर आप बहुत एक ऑनेस्ट होके बता रहे हैं तो भी पता चल जाता है, दोनों केस में पता चल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन, अगर हमारी जिस दिन वाकई में हमारे एक्शंस ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जब हम किसी को अपनी ये चीज़ शेयर कर रहे होते हैं कि मेरी इंटेंशंस ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं, बल्कि मेरी इंटेंशंस ये हैं कि मैं आपको अच्छा फील कराऊं, हम बातचीत अच्छी कर सकें, ये हमारे एक्शन से ऑटोमेटिकली पता चल जाती है ये चीज़। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ आते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट समझ में आ गया कि अगर किसी कॉन्वर्सेशन में रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रह ही नहीं पाएगी। तो इसी तरह अगर किसी रिलेशनशिप में या किसी कॉन्वर्सेशन में रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता
तो अगला बंदा कभी भी सेफ फील नहीं करेगा आपसे बातचीत करने के लिए। कैसे रिस्पेक्ट को मेक श्योर किया जाए कि एक कॉन्वर्सेशन में हम रिस्पेक्ट का एलिमेंट लेकर आएँ। आपके वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा कि आप करके बात किया जाए, टोन अच्छी रखी जाए, जेस्चर्स अच्छे रखे जाएं, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, नरम अल्फाज यूज़ किया करें। अच्छा, समटाइम्स ना इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सनस कंफर्ट लेवल, कि अगर उनके कंफर्ट जोन में ये चीज़ है कि वो ह्यूमर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे सेफ फील कर रहे होंगे आपसे बातचीत करना। बट ये हर किसी के नेचर में नहीं होता या हर किसी के ट्रेट में नहीं होता कि उनके लिए कंफर्ट जोन जो है वो उनका एक ह्यूमर की बात हो। बहुत कम लोग होते हैं जो ह्यूमर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और किन तरीकों से रिस्पेक्ट को मेक श्योर किया जाए किसी भी कॉन्वर्सेशन में? अपनी टोन अच्छी रख के, ऑनेस्टी रिस्पेक्ट को मेक श्योर करती है। यस, आप कहना, किसी से बात करना धीमे लहजे में, अपनी टोन को अच्छे रख के किसी से बात करना। समटाइम्स ऑनेस्टी ना आपके बिहेवियर से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपके एक्शन से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप कितना ऑनेस्ट हो रहे हैं उनके साथ। और समटाइम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स आप एक्टिंग कर भी रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इसीलिए मेंटेन कर रहे होते हैं सो दैट अगले बंदे को ना पता चल सके कि मैं इस टाइम पे झूठ बोल रहा हूँ या मैं चीज़ों को मास्क आउट कर रहा हूँ। म्यूचुअल पर्पस पहले आएगा, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगी। देखें, अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है किसी से बातचीत करने का, तो इसका मतलब है कि आप उस बातचीत में एंटर ही नहीं हो सकेंगे। तो जब आप उस बातचीत में एंटर ही नहीं हो सकेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिस्पेक्ट कैसे दे सकेंगे अगले को? ठीक है, तो इसलिए स्टेप वाइज ये चीज़ चल रही होती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा होता है कि अगला बंदा हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा? रूड लैंग्वेज, आपको एक बंदा बार बार कोई बात कह रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे, ये भी रिस्पेक्ट में आएगा ना कि आप उनकी रिस्पेक्ट को वायलेट कर रहे हैं, जो कि आपने अभी की। लाउड टोन, गुस्से में चले जाना, बदतमीजी से बात करना, रूड हो जाना बहुत ज़्यादा, इग्नोर कर देना, बिल्कुल यस, रूड लैंग्वेज यूज़ करना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, आई कॉन्टैक्ट ना करना, बिल्कुल। अच्छा, ये तो वो चीज़ें होगी ना जो प्रोमिनेंट हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को एट स्टेक फील कर रहे होते हैं। लाइंग, ठीक है, बात को डिसरिगार्ड कर देना। एक बंदा आपसे बात कही जा रहा है बट आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। व्हाट डज दैट मीन? कि अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जब अगले बंदे से पूछा जाए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं यस हम करते हैं। ये हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करना। बट हाइडिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइंग ना। कोई चीज़ छुपाना झूठ बोलने की इक्वली होता है, हमें बता देना चाहिए ऐसे होता है। यस, दैट्स ट्रू। पेरेंट्स को शुरू शुरू में नहीं पता चल रहा होता है कि दैट दे आर बीइंग डिसीव्ड, और उन्हें नहीं पता चल रहा होता है कि हमारी रिस्पेक्ट एट स्टेक है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जब आपको अगले को पता ही नहीं चल रहा, लाइक ऑब्वियस नहीं हो रहा, जस्ट लाइक रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या गुस्से हो जाना, ये तो ऑब्वियस हो रहा है ना। जब आप किसी से बदतमीजी करते हैं, रूड हो जाते हैं, रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली रिस्पेक्ट को वायलेट कर रहे हैं। बट जब हम किसी को डिसीव कर रहे होते हैं कॉन्वर्सेशन में, दैट इज़ लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग समवन, ठीक है। और इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ऑफ टॉपिक हो जाना, टॉपिक ही चेंज कर देना, जो ज़रूरी बात है उसके ऊपर बात ही ना करना, एवरी टाइम किसी और टॉपिक को ले आना बीच में, दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टिंग। यस, प्रोवोक फील करता है अगला बंदा कि मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ ये बात ही चेंज कर देते हैं, टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। प्रोवोकिंग आ जाएगा रिस्पेक्ट को जब हम मेंटेन नहीं कर रहे होते, बट इनेबलिंग नहीं आएगा। इनेबलिंग में तो मदद कर रहे होते हैं। बेसिकली इनेबलिंग इज़ कि किसी की मावनत करना या किसी की बीमारी में उसकी मदद करना, उसका साथ देना कि वो और उस तरफ जाए। बातें मानते रहना, जैसे फ़ोन दे देना, गाड़ी दे देना। जैसे ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं उनके पास हर वो चीज़ होती है जिसके थ्रू ड्रग्स जो हैं वो बहुत एक्सेसिबल, इजी एक्सेस होती है उनके पास, और ये सारी आसाइशें उन्हें पेरेंट्स ने दी होती हैं, और पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उनके ये इनेबलिंग में आ जाता है। इनेबलिंग की होती है, सेफ कवर दिया होता है। बहाने बनाना, ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे, आज तबीयत खराब थी, बट एक्चुअली में वो ड्रंक होके घर में पड़े हुए थे, उनकी मदद करना। इग्नोर नहीं, वो तो स्टैंड्स लगते हैं ना, यहाँ से इलाज कराने के बाद आपके ऊपर स्टैंड्स लगते हैं जिनमें आपके पास पैसे नहीं होते, कार नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, और ये आप ही की बेहतरी के लिए होता है। बिकॉज अगर आपको राइट नेक्स्ट डे सब कुछ दे दिया जाए तो डेफिनेटली आप कहाँ जाएंगे सबसे पहले?
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ये भी इनेबलिंग में आ जाएगा कि अगले बंदे के पास गाड़ी नहीं है ड्रग्स की तरफ डीलर के पास जाने के लिए, आप उनको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे या पैसे दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने दोस्त की इनेबलिंग कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जब किसी को जेल हो जाती है, पेरेंट्स फटाफट जाके जेल से छुड़वा लाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनेबलिंग। जाने ही नहीं देते, पहले ही सब कुछ सिफारिश वगैरह करके या सब कुछ करके हम छुड़वा लेते हैं, दैट इज़ इनेबलिंग। तो ये सारी चीज़ें इनेबलिंग में आती हैं। प्रोवोकिंग ये होता है कि किसी को प्रोवोक करना या किसी को बहुत इश्तियाल दिलाना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। जैसे अक्सर ऐसे होता है कि जब हम ड्राइव पे होते हैं, अगर कोई एक अल्कोहलिक है वो ड्राइव कर रहा है और उसकी वाइफ या कोई भी पार्टनर या कोई फ्रेंड या सिबलिंग कोई भी साथ बैठा है, तो वो कहेगा कि प्लीज़ तुम मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो। इसके यही कहने की वजह से, बार बार कहने की वजह से वो और ज़्यादा पिएगा, ऐसा ही है, और ज़्यादा अल्कोहल करेगा और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा। दैट मीन्स कि वो अब वो रीज़न पेशेंट्स क्या देते हैं कि मुझे प्रोवोक फील कराया गया, कि मैंने इतना अपने आप को इंस्टिगेटेड फील किया कि मैंने ड्रग्स अल्टीमेटली मैंने फिर ओवरडोज कर लिया। मुझे बहुत पुश मिला इस चीज़ को लेकर कि मैंने अब ये करना ही करना है। बार बार जब हम किसी को कोई चीज़ कहते हैं ना, वो प्रोवोकिंग के अंडर आता है। मतलब अल्कोहल की ओवरडोज तो नहीं, बट मैं वैसे ही कह रही हूँ कि हम किसी और ड्रग की कर लें तो वो भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि एक और टेक्निक होती है अपोलोजाइज व्हेन अप्रोप्रिएट। ये बहुत हेल्प करती है किसी भी कॉन्वर्सेशन में म्यूचुअल पर्पस या सेफ्टी या रिस्पेक्ट को इंश्योर करने के लिए। ये दोनों साइड बाय साइड आप फिर आ जाएंगे। पहले आप अपोलोजाइज कर लेते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको नुकसान पहुँचाया या आपको हर्ट किया या आपको बुरा फील कराया हो, मगर मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मेरी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, मेरी इंटेंशंस ये थी। तो ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो साइड बाय साइड इकट्ठे आ जाती हैं, काम करने शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन किसी से माफ़ी मांग लेना जब आपकी गलती हो, ये बहुत एक बड़ा स्टेप होता है जो कि हम अक्सर नहीं ले पाते हैं। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। पहले तो हमारी ज़िद आ जाती है, शेम होती है, हम माफ़ी नहीं मांग रहे होते हैं। क्यों? प्राइड भी समटाइम्स होता है, बिल्कुल, कि हम फ़ख्र की वजह से अगले से माफ़ी नहीं मांग रहे होते। लेकिन क्रूशल कॉन्वर्सेशन के प्रिंसिपल्स ये वाला ये नहीं कहता कि आपने माफ़ी तब भी नहीं मांगनी जबकि आपकी गलती बेशक हो भी। उनके लिए होता है कि मेरे में हिम्मत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कैसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी मांग भी लूँगा तो इन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और मेरी बात भी नहीं मानेंगे। कैरेक्टर स्ट्रेंथ चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि एक हेल्दी सेल्फ इस्टीम अगर हमारे पास हो तो हम अच्छे तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं। बट हम लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे भी होता है कि जब हमारी गलती वो नहीं भी होती, हम फिर भी माफ़ी मांग रहे होते हैं। ये चीज़ क्या डिपिक्ट कर रही होती है? पीपल प्लीजिंग होगी, कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं होता, ये अनहेल्दी चीज़ है। दैट मीन्स कि आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो है कि आपकी गलती नहीं भी है और आप फिर भी माफ़ी मांगी जा रहे हैं। वो मसला टेम्प्रेरी हल होगा ना, वो फिर परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अगले बंदे को आदत बन जाएगी इस चीज़ की, उनका पैटर्न बन जाएगा कि बेशक इसकी गलती हो भी या ना हो, ये हमेशा मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर वो आपसे उस टाइम पे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब एक्चुअली में आप माफ़ी मांगना चाह नहीं रहे होंगे, लेकिन वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आप उनसे माफ़ी मांग लें। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी सारी ज़िंदगी यही किया है। वैल्यू नहीं रहती माफ़ी की, बिल्कुल। मतलब इस तरह से आपने माफ़ी मांगनी है कि अगले बंदे को फील हो कि वाकई में यू मीन इट और आप वाकई में आप दिल से इस चीज़ के ऊपर सॉरी हैं। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और आप फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आपको अपने ऊपर इस चीज़ के लेकर भरोसा ही नहीं है कि मैं मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है या मेरी भी कोई वर्थ है या मेरी भी बात मानी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही हमेशा गलती की हो, अगला बंदा भी गलत हो सकता है। जिन लोगों की लो सेल्फ इस्टीम होती है ना, वो ये चीज़ फील कर रहे होते हैं कि मेरी ही गलती है हमेशा और मुझे ही हमेशा माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे मेरी अच्छाई है या इसी से मैं अच्छा साउंड करूँगा, लोग मुझे और से ज़्यादा और वैल्यू करेंगे। पीपल प्लीजिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है बेसिकली। म्यूचुअल पर्पस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई बात ही नहीं है किसी से करने के लिए, पेरेंट्स से बात करने का दिल ही नहीं करता, किस बारे में बात करें? मतलब उनसे जो भी कहना है उन्होंने हमारी बात से डिसएग्री ही करना है, फ़ायदा नहीं है बात करने का। तो हम कैसे एक म्यूचुअल पर्पस बनाएं जिसके थ्रू हम एक कॉन्वर्सेशन में एंटर हो सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास किसी से कोई बात करने को है ही नहीं, ठीक है, कोई हम चलें पेरेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, उनसे बात करने का दिल ही नहीं करता कि हम किस बारे में बात करें उनसे। हम जिस भी बारे में बात करेंगे उन्होंने हमारी बात से कौन सा कुछ डिसएग्री कर लेना है, ऐसा ही है। तो हम यही समझ के हम उनसे बात ही नहीं करते। तो कैसे हम इनिशिएट करें
या कैसे एक म्यूचुअल पर्पस को कॉन्वर्सेशन में लेके आएँ जो ऐसा पर्पस हो जो उनकी पसंद का भी हो और आपकी पसंद का भी हो। और मेरी इंटेंशंस ये नहीं है कि मैं आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लूँ, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाए हमारे रिलेशनशिप में। स्टडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, यस। कैसे बात इनिशिएट करेंगे उनके साथ कि मुझे लग रहा है कि कोई कहीं कुछ गैप आ रहा है हमारे रिलेशनशिप में और थोड़ी सी एक दूरी सी आ रही है, हम कम्युनिकेट नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मे बी आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ को एग्री करेंगे। एक दिन में क्रूशियल कॉन्वर्सेशन एक दिन का काम नहीं है, ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअल पर्पस हमने बेसिकली बनाना कैसे। सबसे पहले तो आप कमिट हो जाएं, आप अपनी एक कमिटमेंट बना लें कि आपने म्यूचुअल पर्पस ढूंढना ही ढूंढना है। आपने उनसे कोई बातचीत करनी है किसी ऐसे पर्पस है जो बड़ा आसान हो, जिनके ऊपर आप उनसे बात कर सकें आसानी से। कमिटमेंट आपके अंदर आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि आपने कमिटमेंट शो करनी है और इसके ऊपर स्टिक रहना है। ये नहीं कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैंने म्यूचुअल पर्पस ढूंढना है, उसके बाद आप ढूंढे ही ना, उसके बाद कोई एफर्ट्स पुट ही ना करें, ठीक है। उसके बाद है कि रिकग्नाइज द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पर्पस आप बनाना चाह रहे हैं उसके पीछे आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, किस तरह से आपने वो म्यूचुअल पर्पस बनाना है, क्या ऐसे स्टेप्स आपने लेने हैं कि वो म्यूचुअल पर्पस आ जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है आपके माइंड में। फिर उस स्ट्रेटेजी जो आपके माइंड में है उसको आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि किस तरह से आप उस स्ट्रेटेजीज़ को शेप अप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बेहतर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी लव्ड वन से या किसी भी रिलेटिव से हेल्प भी ले सकते हैं कि मैं एक म्यूचुअल पर्पस बनाना चाह रहा हूँ अपने फैमिली से बात करने के लिए, और अभी तक मैंने ये सोचा है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। अगर हम किसी और से पूछते हैं तो भी हमें बहुत हेल्प मिलती है चीज़ों को लेकर। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म आ गया, आपने म्यूचुअल पर्पस इन्वेंट कर लिया, आपने बना लिया कि हाँ मैंने इस चीज़ के बारे में, मैंने अपनी स्टडीज़ के बारे में बात करनी है। स्टडीज़ जो है वो एक फैमिली का भी एक अच्छा टॉपिक है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा टॉपिक है, तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि स्टडीज़ में स्पेसिफिकली आप किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी कोर्स के बारे में बात कर लेंगे या हमने किसी टॉपिक के ऊपर बात करना है। एग्जाम्पल पे बिल्कुल अर्ली रिकवरी में तो ये नॉन इशू होगा डेफिनेटली। हम फैमिली से ये भी बात कर सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में आगे गोल सेटिंग करनी है, आप इस बारे में फैमिली से बात कर सकते हैं इवन इन अर्ली रिकवरी कि आपने किन किन चीज़ों के बारे में गोल सेट किया हुआ है, इसके बारे में। फिर आप स्पेसिफिक हो जाते हैं जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं कि आप कौन से स्पेसिफिक गोल के बारे में उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिब एक एक्रोनिम है, इसके लिए यूज़ होता है जिसमें हम प्रॉपरली एक म्यूचुअल पर्पस को इन्वेंट कर लेते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।